मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान, 8 को होगी मतगणना। तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को बताया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी। कहा अब बैलेट पेपर पर लौटना संभव नहीं, सभी दलों की सहमति से वोटर लिस्ट होती है अपडेट। प्रभावी कानून प्रवर्तन की दिशा में बड़ा कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल। त्वरित अंतर्राज्यीय पुलिस सहायता में मिलेगी मदद। असम के दीमा हसाओ की कोयला खदान में तेज हुआ बचाव अभियान। 9 मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन में जुटे सेना के गोताखोर। पुलिस ने खदान अवैध बताकर की एफआईआर, एक गिरफ्तार। तिब्बत में आए भीषण भूकंप से अब तक 95 लोगों की मौत, 130 से अधिक घायल। शिगात्से शहर में 6.8 मापी गई तीव्रता। नेपाल में भी 7.1 तीव्रता के झटकों ने मचाई दहशत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में मतदान तारीख की घोषणा की। दिल्ली में 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January, withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. दिल्ली में कुल 1,55,00,000 मतदाता हैं। वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,08,000 है। There are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CEO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere to get new voters. If we look at the PWD voters, there are 830 centenarian voters also. We have worked on transgender voters. We want them to please come and join us. There are 1.0985 plus voters. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप निराधार हैं और ईवीएम मतगणना के लिए पूर्णतया सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पुराने पेपर बैलेट की वापसी अनुचित और अप्रतिगामी है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारना है। There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपना प्रचार गीत
फिर लाएंगे केजरीवाल लॉन्च कर दिया। गीत की लॉन्चिंग के मौके पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और मनीष सिसोदिया समेत तमाम नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडा का कहना है कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में इस बार दिल्लीवासी आपदा को हटाकर कमल खिलाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ओडिशा के केंद्रपाड़ा से लोकसभा सांसद और दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रभारी या यूं कहें रणनीतिकार वैजयंत पांडा जी हमारे साथ हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी 25 सालों से सत्ता से बाहर है, लेकिन लोकसभा में आप सातों की सातों सीट जीत लेते हैं, लेकिन विधानसभा में जो आपका प्रदर्शन है वो खासा निराशाजनक देखा जाता है। इस बार चूंकि आप काफ़ी समय से दिल्ली को देख रहे हैं, इस बार की रणनीति और उम्मीदों पर सर आप कैसे देख रहे हैं इसको? पहले तो देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत जहां पहुंचा है, अभी 5वें स्तर पे पहुंच गया है अर्थव्यवस्था में दुनिया पर, लेकिन ऐसा देश का, ऐसा एक राइजिंग नेशन का जिस तरह का राजधानी होना चाहिए, दिल्ली वो नहीं बन पाया है। हर साल कहते हैं कि प्रदूषण पर कुछ करेंगे, जबकि प्रदूषण बोर्ड को पैसा नहीं दिए उनके बजट से, जिसके वजह से जो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है बच्चों को, बुजुर्गों को, और उसके खिलाफ भी जो दुनिया के सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है मोदी सरकार का, जो है आयुष्मान भारत, वो दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार तो आप देख पा रहे हैं। आप 25 साल से सत्ता में नहीं है, दूसरी बार नगर निगम भी अब आपके पास नहीं, जो आपका मजबूत गढ़ होता था। तो ऐसा आपको क्या उम्मीद है, ऐसे कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि आप सत्ता में से वापसी कर रहे हैं? जैसे कि आपने पहले कहा कि हम पिछले 10 साल में 3 लोकसभा चुनाव में 7 के 7 सीट जीतते रहे हैं और 50% से कई ज़्यादा वोट जीतकर। और दिल्ली में जो ऐतिहासिक जो हमारे वोट शेयर हुआ करता था, इन 10 सालों में लगातार उस पर बढ़ोतरी हुई है। और आज के दिन हम लोकसभा में जैसे वोट शेयर हासिल कर रहे थे, विधानसभा में भी वैसे हासिल करने के लिए स्थिति में आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी आजकल एक योजना के साथ विवादों में, जिसका जिक्र आपने किया, महिलाओं को 2100 रुपये जो देंगे, उसको लेके वो लगातार सवालों में। पहले तो 10 साल दिल्ली में शासन कर चुके हैं, इसको नहीं लाए। दूसरी बात, 2 साल पहले पंजाब में भी बिल्कुल यही योजना कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया, अब तक नहीं किए हैं। अभी पंजाब के महिलाएं आके दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहाँ झूठ बोल के ठग दिया उनको। केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न नियत है न नीति है। प्रधानमंत्री ये कहते हुए उद्घाटन किए विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े योजना, जहाँ झुग्गी वहाँ घर के तहत कुछ हज़ारों मकान अभी दिए गए लोगों को। ये सब असलियत आपके सामने दिखाई दे रहा है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी सनी कुमार सिंह ने आम आदमी पार्टी नेताओं पर संवेदनशील जानकारी देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। जिला चुनाव अधिकारी ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पर दबाव डालने का आरोप लगाया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वोट कटवाने के लिए जिन आपत्तिकर्ताओं ने आवेदन किए, उनकी निजी डिटेल्स मांगी जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी चिट्ठी में जिला चुनाव अधिकारी ने लिखा, मुख्यमंत्री ने मुझे बिना किसी अहम बात के बैठक के लिए बुलाया। पहले भी बिना किसी एजेंडे के मुझे बैठक के लिए बुलाया गया है, जिसमें मतदाता सूची के बारे में चर्चा हुई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च किया। कैलेंडर की थीम जन भागीदारी से जन कल्याण पर आधारित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार होते हुए दिखाया गया है। इसके तहत कैलेंडर में मोदी सरकार द्वारा बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के साथ साथ अन्य कई वर्गों के विकास के लिए उठाए गए कदमों और उपलब्धियों को दर्शाया गया है।
कार्यक्रमों से लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है, वो इस कैलेंडर के थीम में दिखाई देगा। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे किसानों के लिए किया हुआ काम हो, चाहे महिलाओं के एम्पावरमेंट से रिलेटेड काम हो, चाहे खिलाड़ियों को नया प्रोत्साहन देना हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो आप सब जानते ही है कि एक महायज्ञ चल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, वो सब के सब काम इस कैलेंडर में दिखाए गए। और स्वच्छता को एक मिशन बना के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन जन के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। तो ये सब के सब इस कैलेंडर में है और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी इसमें पूरी तरह से रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने टैक्सी ऑटो चालकों और कुलियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं रेल मंत्री ने टैक्सी और ऑटो चालकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब टैक्सी चालकों को पार्किंग के लिए मासिक शुल्क 1200 रुपये देने के बजाय सिर्फ 400 रुपये ही देने होंगे। साथ ही ऑटो चालकों का 800 रुपये की जगह अब 200 रुपये ही पार्किंग शुल्क लगेगा। इसके अलावा रेल मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कुलियों को ठंड और बारिश से बचाव के लिए जल्द से जल्द वर्दी मुहैया कराने का भी आदेश दिया। साथ ही उनके चिकित्सा और रेस्ट रूम को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। जो 4 विषय हैं, चारों में से सबसे पहले जो यहाँ पे पार्किंग का शुल्क है वो ठीक हो गया, 400 रुपये और 200 रुपये हो गया। दूसरा, प्राइवेट पार्किंग के ठेकेदार वाली बात जो आई है उसके लिए भी डीआरएम साहब को बोला है कि उसको टाइट रखिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत किसी ऑटो चालक पे, टैक्सी चालक पे ना आए। तीसरा, सर्दी और बारिश से बचने के लिए आराम घर बनाने की व्यवस्था की जाएगी, इसकी पूरी पॉलिसी बनाई जाएगी। और जो चौथा था आरपीएफ में मैंने आपको नया नंबर दे दिया है। और 5वां पॉइंट, प्रीपेड की जगह को पुरानी जगह वाले में आज ही डीआरएम साहब जाके उसको देखेंगे, देख के इसका समाधान करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। ये वार्षिक बैठक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। ये नीति संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोगात्मक चर्चा और राष्ट्रीय प्रगति के लिए सामूहिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। बैठक को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, ऐसे संवाद क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और देश भर में परिवहन संबंधी परिवर्तनकारी नीतियों के एक समान क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के 35 अधिकारियों को पुलिस पदक भी प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस पोर्टल की संरचना होने के साथ देश की हर एक राज्य की पुलिस सीधे इंटरपोल से जुड़ जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि देश की 140 करोड़ की जनता ने ये संकल्प लिया है कि आज़ादी के 100 साल होने पर भारत हर क्षेत्र में अग्रणी होगा। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी।
भारतीय सेना ने असम के दीमा हसाओ जिले के दूरदराज के औद्योगिक शहर उमरंगसो में फंसे खनिकों को बचाने के लिए एक विशेष राहत कार्यबल को तैनात किया है। राज्य प्रशासन और पुलिस ने खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए अभियान जारी किया है। एनडीआरएफ की पहली टीम में 30, एसडीआरएफ की टीम में 8 लोगों को असम खदान पर बचाव अभियान में तैनात किया गया है। 6 जनवरी को शुरू किए गए इस अभियान में गोताखोरों, इंजीनियरों और प्रशिक्षित बचाव कर्मियों की एक उच्च कुशल टीम शामिल है। बता दें, उमरंगसो में एक कोयला खदान में अचानक आई बाढ़ के बाद कई मजदूर फंस गए थे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 9 मजदूरों के फंसे होने की पुष्टि की है। वहीं पुलिस ने हादसे को लेकर एफआईआर दर्ज की और मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि पहले पटना हाई कोर्ट का रुख करें। याचिका में इस परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई थी। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के आगरा में कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख मजबूत की है। राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। देखिए, तकनीक पर तो लगातार काम चल रहा है। रिसर्च और इनोवेशन पर डिफेंस में बहुत ही तेजी के साथ काम चल रहा है। उसके परिणाम भी आने प्रारंभ हो गए हैं। अपनी सुरक्षा के प्रति पूरी हर तरीके से सजग है। वैज्ञानिकों ने कुछ करिश्माई काम किया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख तेजी से बना रहा है। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोरों पर चल रही है। इस महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई द्वार बनाए गए हैं। इस द्वार के निर्माण करने के लिए कई जगहों से लोग आए हैं। इन द्वारों के निर्माताओं से बातचीत की डीडी न्यूज के संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। महाकुंभ नगर जब आप प्रवेश करेंगे, जो मुख्य रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर कोई न कोई द्वार मिलेगा। उसकी तैयारी सरकार ने पहले से की है कि एक तो चिन्हांकन हो जाए, दूसरा थोड़ी भव्यता दिखे। उस पर काम करने वाले जो इस द्वार का निर्माण कर रहे हैं उन लोगों से हम बात करते हैं कि किस तरह इसका निर्माण करते हैं। कहाँ से आए हैं आप और किस तरह इसका निर्माण शुरू किया है आपने? हम लोग बनारस से आए हैं। इसका निर्माण कई मुख्य द्वारों पे है। डमरू द्वार है, कल्पवृक्ष द्वार है, समुद्र मंथन है और आपका लोगो द्वार है। इतने द्वारे बने हैं, 10 द्वार है सब। कितने लेबर लगा के रखे हो? 35 लेबरें लगे हैं, इसमें से सब साइड पे काम चल रहा है। कितने कंप्लीट हो गए, कितने शेष बचे हैं? अभी 6-7 कंप्लीट हुआ है, 2 और बाकी है। वो 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी। 2-3 दिन में? हाँ। तो क्या जिस तरह डिजाइन होता है, कैसे डिजाइन कट के आता है, कैसे? सब यहाँ कारपेंटर भी लगे हैं, कुछ एमडीएफ है जो मशीन से कट के आते हैं, कुछ अपने से भी काटते हैं। हम लोग फ्लेक्स लगाते हैं, एकदम लगा के डिजाइन काटते हैं। जब आप आओगे तो आपको लगेगा कि जिस नगर में प्रवेश कर रहे हैं ये 10 द्वार वाला महाकुंभ नगर है जिसमें प्रवेश कर रहे हैं। और आस्था विश्वास के साथ आप आइए, महाकुंभ नगरी आपका स्वागत कर रही है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। मंगलवार को तिब्बत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई है।
अधिकारियों के मुताबिक अब तक 95 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहीं करीब 130 लोग घायल हैं। सुबह करीब 9:05 बजे तिब्बत के डिंगरी काउंटी इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल सीमा के पास तिब्बत के जिंजांग में था। भूकंप का केंद्र 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पाया गया। ये जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके नेपाल में भी महसूस किए गए। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर की तरफ भागे। नेपाल के कई जिलों में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। काठमांडू के लोग काफी दहशत में आ गए हैं। सड़क पर बिजली के खंभे और पेड़ हिलते हुए देखे गए। इस बीच भूकंप से बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज कैप्स ने आज नई दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार का विषय एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता आगे का रास्ता था। कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भाग लिया और उद्घाटन भाषण दिया। ये सेमिनार भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख दिवंगत एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2004 में दिवंगत एयर मार्शल मुखर्जी के भारतीय वायुसेना की कमान संभालने के 50 साल पूरे होने के अवसर पर सेमिनार की ये श्रृंखला शुरू की गई थी। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत समेत सेना एरोस्पेस, शिक्षा और उद्योग क्षेत्र के कई दिग्गजों ने सेमिनार को संबोधित किया। कार्यक्रम में एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने के अपने प्रस्ताव को दोहराया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी घटती लोकप्रियता के बीच सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के बढ़ते दबाव के बाद कल इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के कुछ घंटों बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की फिर से पेशकश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो जानते थे कि अमेरिका अब बड़े पैमाने पर व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता है, जो कनाडा के लिए आवश्यक है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा पर कोई टैरिफ नहीं होगा, हर काम हो जाएंगे और अगर वे अमेरिका के साथ विलय करते हैं तो वे रूसी और चीनी जहाज़ों के खतरे से भी सुरक्षित रहेंगे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए UGC नए नियम लेकर आया है। ये नए नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों पर आधारित हैं, जो उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति में अधिक लचीलापन लाएगा। UGC के नए ड्राफ्ट रेगुलेशन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार से बात की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। और विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की नियुक्ति के लिए UGC एक नया ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर आया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। क्या है इस नए रेगुलेशन में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं UGC के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार। सर, ये जो नया ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है फैकल्टी की रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं? अभी तक क्या होता था, वी यूज्ड टू आस्क द फैकल्टी मेंबर्स ओनली पब्लिश इन जर्नल्स और प्रेजेंट सम पेपर्स इन कॉन्फ्रेंसेस। अभी ये नया रेगुलेशंस में हम अलग अलग तरीक़ा से इनको हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे टू ग्रो एंड कंट्रीब्यूट इन डाइवर्स वेज। फॉर एग्जांपल, इफ़ दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन एंटरप्रेन्योरशिप और दे वांट टू फाइल पेटेंट्स और दे वांट टू राइट टेक्स्ट बुक्स, all these are possibilities now in the new regulation. Similarly, multidisciplinarity भी बहुत important है। जैसा आज मैं BA इकोनॉमिक्स, MA सोशियोलॉजी, PhD इकोनॉमिक्स करे तो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन अब मल्टीडिसिप्लिनरी का बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसलिए ये रेगुलेशंस में हम
ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ योर यूजी और पीजी डिसिप्लिन्स, जो पीएचडी का जो रिसर्च एरिया है वो रिसर्च एरिया में आप फैकल्टी बना सकते हैं। सिमिलरली यूजीसी नेट भी आप किसी सब्जेक्ट को भी आप चूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन्स। आप 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करके इसके बाद पीएचडी करें तो भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब मिल सकता है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी फैकल्टी अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ा गया और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वगैरह को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश है कॉलेजों में। करेक्ट, हम कुछ एरियाज़ में जैसा हमारा इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स है, योगा है और स्कल्पचर है, ऐसी एरियाज़ में हम पैरेलल पाथ्स को भी सजेस्ट किया है रेगुलेशंस में। आपके पास पीएचडी मास्टर्स ऐसा डिग्रीज है तो वो पाथ से आप आ सकते हैं, नहीं तो आप प्रोफेशनली डिमॉन्स्ट्रेट किया आपका कॉम्पिटेंसी को। सिर्फ आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और आपका कॉम्पिटेंसी चाहिए, दूसरा पाथ से भी आप प्रोफेसर्स बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। सिमिलरली इन स्पोर्ट्स, सपोज यू आर ए मेडल विनर इन ओलंपिक्स, आप स्ट्रेट आप प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में। सो दोनों पाथ हम प्रोवाइड कर रहा है इसमें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।